की शुरुआत में हमें हैदराबाद शहर के जंगल में बने एक छोटे से गांव का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक महिला बच्चे को जन्म देने वाली होती है। लेकिन बच्चे के जन्म लेते ही आसपास का पूरा माहौल बदल जाता है। अजीब सा तूफान जंगल की ओर बढ़ने लगता है। जानवरों में दहशत मच जाती है, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। उस महिला का भाई भैरव, जो हमेशा अपना चेहरा ढक कर रखता है, वो अपनी बहन के पति वेगंदा से कहता है कि भैया, क्या आपको कुछ अजीब नहीं लगता? एक तरफ मेरी बहन बच्चे को जन्म देने वाली है और दूसरी तरफ जानवरों में अजीब सी दहशत फैली हुई है। आज जंगल का माहौल काफी डरावना भी लग रहा है। वेगंदा कहता है कि मेरा बेटा जो जन्म लेने वाला है, तो माहौल ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा? मेरा बेटा ऐसा बनेगा जिससे पूरी दुनिया उससे डरेगी, राज करेगा वो इस पूरे जंगल में। एंड तभी वो महिला अपने बच्चे को जन्म दे देती है। लेकिन बच्चे को जन्म देने वाली महिला बच्चे को देखकर वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं होता, बल्कि उसके 6 सर होते हैं। वो इतना डरावना दिखता है कि पास ही में खड़ा गांव का एक आदमी बच्चे को देखकर वहीं खून की उल्टी कर देता है और मौके पर उसकी मौत हो जाती है। वेगंदा को यकीन नहीं होता कि मेरा बेटा ऐसे कैसे पैदा हो गया और ये इतना ड्रामा कैसे हो सकता है। हे भगवान, ये कैसी सजा दी तुमने मुझे? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तब वो भैरव से कहता है कि मेरे बेटे और मेरी पत्नी का ख्याल रखना। इतना कहकर वेगंदा जंगलों में तपस्या करने चला जाता है, ताकि अपने गुरु को बुला सके और वही कुछ उपाय बता सके कि उसके बेटे को ठीक कैसे करना है। अब हम करीब 5 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ 6 सर वाला बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है। जब वो बाकी बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता है, तो सारे बच्चे भूत भूत कहकर भाग जाते हैं। कोई भी उस बच्चे के साथ खेलने को तैयार नहीं होता, जिससे उस बच्चे को बहुत बुरा लगता है कि मेरी गलती क्या है। और वैसे भी आखिर वो बच्चा ही तो है। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर वेगंदा की पत्नी को सदमा बर्दाश्त नहीं होता कि हे भगवान, किस गलती की सजा दे रहे हो आप? वो दिन रात घुटती रहती है, जिससे कुछ ही दिनों के बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और मरने से पहले वो भैरव से कहती है कि भैया, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, उसे कुछ होने मत देना। इतना कहकर वो दम तोड़ देती है अपना। तो वहीं वेगंदा अब भी तपस्या में लगा हुआ है दोस्तों। लेकिन जब उसको कोई फायदा नजर नहीं आता, तो वो वाराणसी चला जाता है, जहाँ कर उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से होती है। वेगंदा को सीधे तरीके से कोई उपाय तो नहीं मिलता, तो वो उस तांत्रिक से तंत्र विद्या सीखने जाता है, ताकि अपने बेटे को ठीक कर सके। कुछ टाइम तक तंत्र विद्या सीखने के बाद जब वो वापस गाँव आता है, तब उसकी मुलाकात उसके गुरु से होती है और गुरु को पता चलता है कि वेगंदा ने तंत्र विद्या सीखी है। तो वो उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि उनकी नजरों में ये चीज सही नहीं है। वेगंदा फिर अपने गुरु से माफी भी मांगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब आप ही कुछ उपाय बताइए मेरे बेटे को ठीक करने का। ग्रंथों में जरूर कोई ना कोई तरीका होगा, वो तरीका कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं करने को तैयार हूँ। तो ये सुनकर गुरु उसको एक उपाय बताते हैं कि जिसको पाकर वेगंदा खुश हो जाता है। लेकिन वो क्या है दोस्तों, अभी हमें नहीं बताया जाता। अगले सीन में हम एक एसआई को देखते हैं, जो अपने जूनियर पुलिस ऑफिसर कार्तिक को फोन करके कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा, आजकल हैदराबाद में कितने नशीली चीजों के लीगल धंधे हो चुके हैं। मेरा बेटा भी ऐसे धंधे में शामिल हो चुका है, तो एक काम करो, कुछ भी करके मेरे बेटे को बचाओ। अगर वो फंसा तो मेरी भी नौकरी मुसीबत में पड़ सकती है। कार्तिक कहता है कि सर आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। जिसके बाद कार्तिक उसी नशीली चीजों के अड्डे पर जाता है और वहाँ जाने के बाद सारे धंधा करने वाले बदमाशों की बढ़िया तरीके से धुलाई कर देता है। एसआई के बेटे को भी 2-4 थप्पड़ लगा देता है। लेकिन तभी बदमाशों में से कमल नाम का बंदा कार्तिक से उसकी गन छीन कर उस पे ही तान देता है। कार्तिक कहता है देखो, ये गन नीचे करो, वरना किसी को भी गोली लग जाएगी, गन नीचे करो। लेकिन कमल डरा हुआ था, इसलिए उससे गोली चल जाती है, जो सीधे एसआई के बेटे को लग जाती है। हाँ, मरता नहीं है वो, किस्मत से बच जाता है। ये देखकर तो कमल गाड़ी में सवार होकर तुरंत वहाँ से भागने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद उसका दूसरी गाड़ी के साथ हो जाता है एक्सीडेंट। दूसरी तरफ हम सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही है। उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा होता है और सेमेस्टर पूरा करने के लिए उसको किसी खास टॉपिक पे पूरी एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। सारा ने आत्महत्या का टॉपिक चुना होता है, पता है, जिस पर वो पिछले काफी समय से काम भी कर रही है। तो प्रोफेसर उसका टॉपिक देखकर खुश हो जाता है कि चलो कुछ यूनिक है। वो ये भी कहता है कि अगर तुम्हें इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से कंप्लीट करना है, तो तुम्हें सिर्फ डेटा पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें खुद मैदान में आकर केस समझना होगा, तभी जाकर तुम्हें एक्सपीरियंस होगा कि केसेस वगैरह कैसे सॉल्व किए जाते हैं। चिंता मत करो, हैदराबाद में मेरा एक दोस्त है, वो वहाँ कैसा ही है, उससे बात करके मैं तुम्हें वहाँ भेज दूंगा। पुलिस वालों के साथ रहोगी तो तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छी तरह से काम करेगा। सारा भी खुश हो जाती है। इधर कार्तिक को बाकी पुलिस वाले खूब डांट लगाते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, तुम्हारे और बदमाशों के बीच होने वाली लड़ाई को किसी ने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है। ऊपर से कमल तुम्हारी गन लेकर भाग गया है, जाओ कमल से अपनी गन ढूंढो, वरना सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो कार्तिक बाकी पुलिस वालों के साथ मिलकर कमल को ढूंढने का काम शुरू कर देता है। ढूंढते ढूंढते उन्हें वो गाड़ी मिल जाती है, जिसको लेकर कमल भागा था और उसका एक्सीडेंट हो गया था उस समय। अब गाड़ी के अंदर ना तो कार्तिक को उसकी गन मिलती है और ना ही कमल, लेकिन गाड़ी देखकर ऐसा लगता है कि गाड़ी चल चुकी है। तो कार्तिक बाकी पुलिस वालों से कहता है कि आसपास के सारे हॉस्पिटल में छान मारो, कहीं ना कहीं तो कमल अपना इलाज करवा रहा होगा। दूसरी तरफ कमल एक हॉस्पिटल से अपना इलाज करवा कर घर आ जाता है, लेकिन तभी उसका टेलीफोन बजने लगता है और वो अपने घर में बने एक सीक्रेट रूम में जाता है दोस्तों, जिस रूम को अलमारी से छुपाया गया होता है। अंदर आने के बाद जब वो फोन उठाता है, तो दूसरी ओर से भैरव उससे कहता है, कमल, एक लड़की है जो हमारे प्लान की वाट लगा सकती है। वो लड़की कौन है, उसे कैसे रोकना है, ये सब तुम्हारा काम है। मुझे चेतावनी देना था तो मैंने तुम्हें दे दिया। कमल तो घबरा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये किस प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में तो पता चलेगा आगे, फिलहाल नहीं। इधर सारा को देखने के लिए एक परिवार वाले उसके घर पर आते हैं, जहाँ सारा और उस लड़के के बीच बातें भी होती हैं। लेकिन सारा का मूड देखकर साफ लग रहा होता है कि उसे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं। तभी उसको उसके प्रोफेसर का फोन भी आ जाता है, जो उससे कहता है कि सुनो, मैंने हैदराबाद की एसआई से बात कर ली है, कल तुम उसके पुलिस स्टेशन चालो और वहीं से काम करो। सारा खुश हो जाती है। एंड उसी रात वेगंदा जंगल के बीच गुरु के द्वारा बताई गई विद्या को अंजाम दे रहा होता है। और तब वहाँ पर भैरव एक बड़े से डब्बे के अंदर कोई चीज लेकर आता है, जो विद्या में काम आने वाली थी। वही भैरव असल में जो विद्या में इस्तेमाल होने वाली चीजें उन्हें शहर से दोस्तों वेगंदा को ला कर देता है, ताकि विद्या पूरी हो सके। अगले दिन
दिन सारा एसआई के स्टेशन आ जाती है, जो उसे कार्तिक के पास भेज देता है ताकि सारा के प्रोजेक्ट में कार्तिक उसका साथ दे। पर कार्तिक उसको देखते उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। असल में दोस्तों कार्तिक और सारा कॉलेज के टाइम में रिलेशनशिप में थे, लेकिन कुछ बात की वजह से उनका रिलेशनशिप टूट गया। इसी वजह से कार्तिक सारा को देखकर गुस्सा हो जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सारा भी कहती है मैं यहाँ तुमसे केस के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आई हूँ ताकि तुम उस केस को सॉल्व कर सके। करीब 6 साल से मैं आत्महत्या से जुड़े केसेस पर काम कर रही हूँ, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे समझ में भी नहीं आ रहा। पिछले कुछ दिनों से अचानक लड़कियां घर छोड़कर जा रही है। जो भी लड़की घर छोड़कर जाती है वो कभी लौट कर वापस नहीं आती, और उनके जाने के बाद अनजान कारणों से उन लड़कियों का बॉयफ्रेंड भी अचानक आत्महत्या कर लेता है। ये सारी चीज सिर्फ हैदराबाद के अंदर ही हो रही है। कार्तिक कहता है आत्महत्याएं तो हमेशा होती रहती है, लेकिन जो तुम कह रही हो उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? अगर सबूत ला सकती हो तो मैं तुम्हारी इस केस में मदद करने को तैयार हूँ। ये सुनकर सारा उसको हाल ही में श्रेया नाम की लड़की के बारे में बताती है, जो पिछले हफ्ते घर छोड़कर चली गई थी। इसीलिए कार्तिक उस लड़की के घर वालों को पुलिस स्टेशन बुलाता है। अब उनसे बात करने पर यह पता चलता है कि श्रेया तो घर में झगड़ा होने की वजह से भागी थी, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, इसीलिए कार्तिक उनको भेज देता है। और सारा से कहता है कि तुमने तो कहा था कि लड़के का अपहरण होता है और बॉयफ्रेंड कुछ ही दिनों में आत्महत्या कर लेता है, लेकिन श्रेया तो अपनी मर्जी से गई है और न ही उसका कोई बॉयफ्रेंड है, इसलिए प्लीज माफ करना। तुम्हारी इस तरह की बातों में आकर मैं अपना ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। डेली अपहरण और आत्महत्या के केसेस आते रहते हैं, न जाने कहाँ से किसका कनेक्शन जोड़ दिया तुमने। ये सुनकर सारा कहती है ठीक है मैं खुद से अपना केस सॉल्व कर लूंगी, लेकिन अगर मुझे कोई सबूत मिला तो फिर मैं तुम्हारी मदद मांगने की कोशिश करूंगी। कार्तिक मान जाता है। अगले सीन में हमें 2 दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ वर्षा नाम की लड़की का अपहरण करके उसको गाड़ी में डालकर कहीं ले जाया जा रहा होता है, और दूर खड़ा एक बंदा दोस्तों ये चीज देख कर ना सीधे पुलिस को कंप्लेन कर देता है। तो सभी पुलिस वाले नाकाबंदी करके सभी गाड़ियों को चेक करने लगते हैं। उसी टाइम कमल भी कार्तिक की गन और गाड़ी लेकर भागा था, जहाँ भागते भागते उसका एक्सीडेंट हो गया था, और ये एक्सीडेंट उसी बंदे की गाड़ी के साथ हुआ था जो वर्षा को अपने साथ जबरदस्ती लेकर जा रहा था। अब एक्सीडेंट की वजह से वो बंदा और कमल दोनों बेहोश हो जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वर्षा गाड़ी के बाहर आ जाती है और मदद के लिए आवाज लगाती है, पर दूर दूर तक किसी के न होने की वजह से कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ पाता। तभी वो बंदा होश में आ जाता है और वर्षा को दोबारा अपने साथ एक बड़े से डब्बे में डालकर वहाँ से ले जाता है। ठीक उसी तरह के डब्बे में दोस्तों जैसा भैरव ने विगंधा को ला कर दिया था, जाते हुए वो बंदा गाड़ी में आग भी लगा देता है, जिससे कमल भागा था वही गाड़ी। अब काफी दूर आने के बाद वो बंदा भैरव से आकर मिलता है और वर्षा को उसके हवाले कर देता है, क्योंकि भैरव के कहने पर ही उसने वर्षा का अपहरण किया था। और ये देखिए भैरव वर्षा को विगंधा के पास लेकर आता है, जहाँ करीब 6 लड़कियाँ पहले से बंधी होती है, यानी कि पहले वाले डब्बे में भी लड़की ही मौजूद थी। और यहाँ भैरव और विगंधा के बीच होने वाली बातों से हमें उस उपाय के बारे में पता चलता है जिससे विगंधा अपने बेटे को ठीक कर सकता है। तो असल में दोस्तों वो उपाय ये है कि अगर 6 अलग अलग राशियों वाली लड़की का खून विगंधा के बेटे को पिलाया जाए तो उसके बेटे के सर निकल जाएंगे और सिर्फ एक ही बचेगा, पर तब भी वो शैतान जैसा ही दिखेगा। उसको एक नॉर्मल इंसान बनने के लिए किलंकरा राशि वाली लड़की का खून चाहिए होगा। उसकी मदद से विगंधा के बेटे को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, लेकिन किलंकरा राशि की लड़की लाखों में एक होती है, उन्हें ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। इस पर भैरव कहता है कि आप टेंशन मत लो, मेरी नजर में वो लड़की है, मैं उसको जरूर लेकर आ जाऊंगा। और दोस्तों वो लड़की कोई और नहीं सारा है, जिसकी भी बलि ये विगंधा अपने बेटे को ठीक करने के लिए देने की सोच रहा है। और प्रेजेंट टाइम पर सारा कार्तिक से कहती है कि तुमने कहा था ना कि मैं कोई सबूत लाऊंगी तो तुम मेरी मदद करोगे, मुझे सबूत मिल गया है। फिर वो कार्तिक को अपने घर बुलाकर उसको श्रेया के बॉयफ्रेंड श्रीकांत की फोटो दिखाती है। इसके बारे में श्रेया के घर वालों को भी नहीं पता था। सारा कहती है हमें जल्द से जल्द श्रीकांत को ढूंढना होगा, वरना मेरी रिपोर्ट के हिसाब से कुछ ही दिनों में श्रीकांत भी आत्महत्या कर लेगा। इसलिए कार्तिक सारा के साथ श्रीकांत का पता निकालता है, लेकिन जब उसके घर जाता है ना वहाँ ताला लगा होता है। अब आस पड़ोस के लोगों से बात करने पर पता चलता है कि श्रीकांत तो श्रेया का बॉयफ्रेंड है ही नहीं, बल्कि श्रेया का बॉयफ्रेंड कौशिक नाम का लड़का है। कुछ दिनों पहले श्रेया को लेकर कौशिक और श्रीकांत के बीच झगड़ा भी हुआ था, उसके बाद से श्रेया कहीं गायब हो गई है। और यहाँ इन बातों से हमें ये भी पता चल जाता है कि असल में जिस इंसान ने वर्षा का अपहरण करके उसको भैरव के हवाले किया वो कोई और नहीं बल्कि श्रीकांत ही था। पड़ोसी बताते हैं कि जब तीनों का झगड़ा हुआ तो हमने इसकी शिकायत नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी की। वहाँ से मोहन नाम का पुलिस ऑफिसर तीनों को अपने साथ लेकर गया था, इसीलिए कार्तिक मोहन से मिलने जाता है। तो मोहन बताता है कि अरे वो तो बस मामूली सा झगड़ा था, मैंने तीनों को समझा बुझाकर भेज दिया था। तब कार्तिक उससे श्रीकांत और कौशिक दोनों का नंबर मांगता है। मोहन भी नंबर दे देता है, लेकिन कौशिक को फोन करने पर वो कार्तिक से कहता है मैं तो अमेरिका आ चुका हूँ। उस झगड़े के बाद से मैंने श्रेया से ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि मुझे शक था कि श्रेया श्रीकांत से मिलकर मुझे धोखा दे रही है। मैं तो यहाँ अपने करियर पर फोकस कर रहा हूँ। तो कार्तिक फिर श्रीकांत को फोन लगाता है, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा होता है। सारा कहती देखो कौशिक ने श्रेया के साथ ब्रेकअप कर लिया, इसीलिए वो बच गया। श्रेया श्रीकांत से मिलकर कौशिक से चीट कर रही थी, तो उसका असल बॉयफ्रेंड तो श्रीकांत है। इसका मतलब श्रीकांत की जान खतरे में, हमें जल्दी उसको ढूंढना होगा। तो वहीं कमाल बुलेट राजा नाम के किलर को हायर करता है ताकि वो सारा को मार दे। उसके बाद सारा के खून से विगंधा की विद्या पूरी हो जाएगी। दूसरी तरफ कार्तिक को एक कांस्टेबल वर्षा के बारे में बताता है, जो कि पिछले 3 दिनों से लापता है, उसकी कोई खबर नहीं मिली। कार्तिक हो जाता है परेशान कि श्रेया का केस सॉल्व नहीं हुआ, एक और लड़की गायब हो गई। तो वो सारा को वर्षा की फोटो दिखाकर कहता है क्या तुमने इस लड़की को पहले कभी देखा है? सारा मना कर देती है। वही दोस्तों बुलेट राजा के बंदे सारा पर नजर रखे होते हैं ताकि उसको मार सके, लेकिन कार्तिक के साथ रहने की वजह से वो ये काम नहीं कर पाते। अब अगले सीन में कार्तिक और सारा को न्यूज से पता चलता है कि पुलिस वालों को श्रीकांत की लाश उसके घर से बरामद हुई है। ये सुनकर वो दोनों श्रीकांत के घर आते हैं। फॉरेंसिक डॉक्टर्स बताते हैं कि श्रीकांत की जान भी 3 दिन पहले गई है। जिस
दिन वर्षा का अपहरण हुआ था उसी दिन श्रीकांत ने खुद को ही गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। अब श्रीकांत का व्हाट्सएप चेक करने पर कार्तिक को पता चलता है कि 3 दिन पहले ही कौशिक से श्रीकांत की बात हुई थी, जबकि कौशिक ने कहा था कि उसने पिछले कई दिनों से श्रीकांत से बात नहीं की है। साथ ही व्हाट्सएप पर उसे वर्षा की भी फोटो मिल जाती है। और ये सारी चीजें देखकर कार्तिक कहता है कि नहीं, ऐसा लग रहा है श्रीकांत ने वर्षा का अपहरण किया, उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली। लेकिन उसने आखिर वर्षा का अपहरण किया क्यों, ये तो सिर्फ श्रीकांत ही बता सकता था या फिर कौशिक बता सकता है। इसलिए वो मोहन से मिलने जाता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि मोहन कुछ तो बात छुपा रहा है। और वो जैसे मोहन के पास जाता है ना, उसको वहाँ पर कौशिक भी दिखाई देता है, जो कि अमेरिका नहीं गया था। ये देखकर तो कार्तिक कौशिक को जेल में ले जाने लगता है, ताकि वर्षा के बारे में उससे जबरदस्ती पूछताछ कर सके। तो मोहन कहता है कि ये मेरा छोटा भाई है, इसको कुछ मत करो। और फिर मोहन के साथ ही कार्तिक से ही लड़ने लगते हैं, ताकि वो कौशिक को छोड़ दे। लेकिन लड़ाई देखकर कौशिक खुद को ही कमरे में बंद कर लेता है। फिर सारा कौशिक से बात करने की कोशिश करती है, तो कौशिक कहता है कि मेरे बारे में जानने की कोशिश मत करना, मैं पहले फंसा हुआ हूँ, मेरे बारे में जानोगे तो खुद भी फंस जाओगी। कौशिक की तबीयत खराब लग रही होती है यहाँ पर, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है। तब ये देखकर मोहन कार्तिक से कहता है कि रुकिए सर, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ, असल में हुआ क्या है बताता हूँ। तो दोस्तों, कॉलेज के टाइम पर श्रीकांत और श्रेया एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन थोड़ा प्यार से बातें करने की वजह से कौशिक को भी गलतफहमी हो गई कि श्रेया उससे प्यार करने लगी है। इसीलिए कौशिक ने श्रीकांत से झगड़ा कर लिया। लेकिन थोड़े दिनों के बाद श्रीकांत ने कौशिक को फोन करके कहा कि श्रेया का किसी ने अपहरण कर लिया है, और अपहरण करने वालों ने कहा कि अगर मैं एक दूसरी लड़की को पकड़कर उनके हवाले कर देता हूँ तो वो श्रेया को छोड़ देंगे। और मैं उनकी बताई हुई लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लड़की कौन है। इसलिए मेरी एक हेल्प करो, और मेरे घर जाकर टेबल पर उस लड़की की फोटो होगी जिसका अपहरण करने के लिए उन लोगों ने कहा है, तो प्लीज वो फोटो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। इसीलिए कौशिक वो फोटो श्रीकांत को सेंड कर देता है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वर्षा ही होती है। श्रीकांत वर्षा का अपहरण करके उसे भैरव को सौंप देता है, और दोबारा कौशिक को फोन करके कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा बच पाऊंगा। वर्षा को सौंपने के बाद अगर उन्होंने श्रेया को छोड़ दिया तो उसका ख्याल रखना। इतना कहकर श्रीकांत खुद की जान ले लेता है। इस चीज से घबराकर कौशिक खुद को दुनिया से छुपा लेता है। इसीलिए उसने कार्तिक से झूठ कहा था कि वो अमेरिका में है, ताकि उन बदमाशों को कौशिक के बारे में पता ही ना चले। ये सुनकर एक बड़ी अजीब बात कार्तिक और सारा को समझ आती है कि कुछ तो बदमाश लोग हैं, वो एक लड़की का अपहरण करते हैं, उसके बॉयफ्रेंड को ब्लैकमेल करते हैं कि वो किसी खास लड़की का अपहरण करे, जिसकी फोटो भी वो लोग बॉयफ्रेंड को देते हैं, और फिर बॉयफ्रेंड उस लड़की का अपहरण करता है और अपने गर्लफ्रेंड को बचा लेता है। और यही लूप चलता आ रहा है, जिससे बदमाशों का नाम तो बीच में आता ही नहीं, और फंस जाता है बॉयफ्रेंड। लेकिन फंसने के बाद बॉयफ्रेंड आत्महत्या कर लेता है, और केस क्लोज। बहुत ही खतरनाक दिमाग लगाया बदमाशों ने। लेकिन आखिर ये सब हो क्यों रहा है, और इसके पीछे उनका मकसद क्या है, पता लगाना होगा। यानी कि दोस्तों, भैरव ने श्रेया का अपहरण किया, श्रीकांत को ब्लैकमेल किया कि वो वर्षा को अपहरण करे, क्योंकि वर्षा वही खास राशि वाली लड़की है, इसीलिए इसकी विगंधा को जरूरत है। श्रीकांत ने वर्षा का अपहरण तो किया, लेकिन श्रेया के वापस आने से पहले उसने अपनी जान दे दी, क्योंकि विगंधा सभी बॉयफ्रेंड को अपनी शक्तियों से वश में कर लेता, और वश में होने के कारण बॉयफ्रेंड खुद की जान दे देते। साथ ही विगंधा उनकी गर्लफ्रेंड को भी नहीं छोड़ता और उनकी जान ले लेता, जिससे पुलिस वालों को लगता है कि बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया और बाद में खुद की भी जान ले ली। काफी कमाल का दिमाग लगाया विगंधा और भैरव ने मिलकर। अब कार्तिक को तो कमल पर भी शक होता है कि शायद वो भी इस चीज में शामिल है, तो वो उसको ढूंढ के उसके पास जाता है, ताकि धुलाई करने के बाद पूछे। और धुलाई करने के बाद कमल उसको सब सच बता देता है कि विगंधा एक विद्या कर रहा है, जिसके लिए खास राशियों वाली लड़की की जरूरत है, लेकिन अभी भी कलंकरा राशि वाली लड़की उनको नहीं मिली, जो कि कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी सारा ही है। कार्तिक तो उसका गला पकड़ लेता है कि सारा को कुछ भी हुआ ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर तभी कमल चालाकी से कार्तिक के हाथों में लगा धागा निकाल लेता है, क्योंकि ये वही धागा है जिसकी वजह से विगंधा कार्तिक को वश में नहीं कर पा रहा था, वरना वो कब का कार्तिक को वश में कर उसके ही हाथों सारा को मरवा देता। अब कार्तिक जैसे वहाँ से सारा को बताने जाता है कि उसकी जान खतरे में है, तभी कमल के पास भैरव आता है, जो कमल पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। कमल ने उसकी मदद पैसों के बदले की थी, लेकिन पैसे तो उसको मिले नहीं, बदले में उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। इधर धागा ना होने की वजह से विगंधा कार्तिक को वश में कर लेता है, इसीलिए कार्तिक सारा को भैरव के पास लेकर आता है। और यहाँ विगंधा विद्या को शुरू करने से पहले उन 6 लड़कियों का खून अपने बेटे को पिला देता है। खून पीते उसके सारे सर निकल जाते हैं, सिर्फ एक सर बचा होता है। अब आखिरी स्टेप होता है सारा का खून अपने बेटे को पिलाना, जिससे वो एक नॉर्मल इंसान बन जाएगा। लेकिन ये हो पाता तभी वहाँ पर कमल आ जाता है, जो जिंदा बच गया था, और भैरव से धोखा करने की वजह से वो कार्तिक के हाथ में उसका धागा बांध देता है, जिस चीज से कार्तिक वश से बाहर और बाहर आते वो सभी पर हमला शुरू कर देता है, ताकि सारा को बचा सके। सबसे पहले वो भैरव को शूट करके मार देता है, लेकिन तब जैसे तैसे विगंधा उसके हाथ का धागा दोबारा निकाल कर उसे फिर से वश में कर लेता है, जिसके बाद तो बाकी 6 राशियों वाली लड़कियां विगंधा के वश में होने की वजह से कार्तिक पर हमला कर देती है। तो वहीं विगंधा सारा का हल्का सा गला काट कर जैसे उसका खून अपने बेटे को पिलाने वाला होता है, वो खून कार्तिक पर ही गिर जाता है, जिससे कार्तिक वश से बाहर। इसके बाद तो वो त्रिशूल की मदद से आखिरकार विगंधा का खेल खत्म कर देता है। तो विगंधा का बेटा कार्तिक से कहता है कि मुझे पता है मेरी वजह से ही मेरे पिता ने इतने लोगों को मारा, अगर मैं जिंदा रहा तो और लोगों की मौत का कारण बनूंगा, इसीलिए मेरा जिंदा रहना ठीक नहीं है, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ है। कहकर वो बेचारा खुद आग में कूद कर अपनी जान दे देता है। और इसी के साथ दोस्तों ये थोड़ा घुमावदार मूवी खत्म हो जाती है।